हेलो बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री है ना। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में टॉपिक चल रहा है विटामिन्स, और विटामिन्स का है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में कुछ जो बचे हुए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखो ये जब लेक्चर खत्म होगा इसके बाद अर्जेंट में मेटाबॉलिज्म का चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना। दूसरी बात ये कहनी है कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म खत्म होगा, विटामिन्स और मेटाबॉलिज्म है ना, दोनों में स्ट्रक्चर्स हैं। विटामिन के कुछ स्ट्रक्चर में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, लाजमी सी बात है, होगा भी, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़े अजीब गरीब से हैं, है ना। कोशिश की मैंने समझाने की, लेकिन बच्चों को बहुत क्लियर से याद नहीं हुआ। तो ठीक जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूजन हुआ था तो मैंने उसका रिवीजन लेक्चर बनाया था बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, है ना, तो काफी अच्छे समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से विटामिन्स का और मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म में भी कुछ साइकिल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों का एक साथ उठा के एक एक स्ट्रक्चर रटा देंगे आपको, उसके लिए परेशान मत होना। बाकी जितनी चीजें वो पढ़ते चलो। तो जो बचे हुए रिमेनिंग विटामिन्स हैं उनके बारे में आज बात करके इस विटामिन का चैप्टर आज क्लोज कर देते हैं। तो विटामिन B6 तक हमने पढ़ लिया था, विटामिन B4 कुछ नहीं होता, याद रहे, कहीं नोट कर लो कि विटामिन B4 नहीं होता। ठीक, हमने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B7, जिसको बायोटिन भी बोलते हैं और विटामिन H भी बोलते हैं। यह विटामिन ऐसा है जिसके दो नाम, विटामिन B7 या विटामिन H, यानी H और B दोनों की कैटेगरी में ही आता है। इसका दूसरा निक नेम अगर बोला जाए तो दैट इज बायोटिन। तो बायोटिन फॉर्मली नोन एज एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर बोलते हैं इसको, या फिर विटामिन बी या विटामिन H, ये इसके सिनोनियम्स हैं, इसके जिसको बोलते हैं ना कॉमन नेम्स हैं। इज द सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ओके, डाइटरी सोर्स क्या है, बायोटिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ एनिमल और प्लांट सोर्स, दोनों में सफिशिएंट अमाउंट में बायोटिन की मात्रा रहती है। रिच सोर्स की अगर बात करें तो लीवर हो गया, किडनी हो गई, एग का यॉक हो गया, मिल्क हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सब बहुत रिच फूड्स है जिनमें बायोटिन या विटामिन H या विटामिन B7 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओके, फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की या बात करो केमिकल नेचर की, मींस किस तरह, देखो बहुत केमिस्ट्री के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, है ना, कि हम IUPAC स्ट्रक्चर, इन केस अगर किसी का कोई कंपाउंड पूछ लिया जाए, सपोज विटामिन B7 पूछ लिया जाए, आपको सारी जानकारी है, स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन वाली चीज छोड़ दो, बहुत ज्यादा एक आधा नंबर कटेगा, है ना, लेकिन बाकी के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन गलत स्ट्रक्चर बनाने से नंबर ज्यादा कटते हैं। ओके, तो बायोटिन कैसा है, मैंने कहा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इट मींस इसमें अगर रिंग है तो वो रिंग कैसी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कैसा है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फर कंटेनिंग है। इट इज डायरेक्टली पार्टिसिपेट कोएंजाइम ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कोएंजाइम रहेगा वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर हम स्ट्रक्चर भाई केमिकल नेचर की बात करें तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये फ्यूजन से बनेगा। किसके फ्यूजन से, दो रिंग है, एक इमिडाजोल रिंग है और एक सल्फर कंटेनिंग रिंग है जिसको हम बोलते हैं थायोफिन रिंग। ठीक, ये हो गई पहली वाली इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग अगर बनाने की बात करें तो ये हो गई आपकी लाइक दिस, है ना, इमिडाजोल रिंग। दूसरा अगर हम बात करें किसकी, थायोफिन रिंग की, तो थायोफिन रिंग ये आपकी सल्फर, ये हो गई आपकी थायोफिन रिंग। ठीक, तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग है, इमिडाजोल और थायोफिन रिंग को जो फ्यूजन होता है दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। देखो पहली इमिडाजोल रिंग, दूसरी थायोफिन रिंग, राइट, इनके फ्यूजन से जो बनता है वो क्या बनता है, बायोटिन बनता है। इसमें क्या होता है, वैलेरिक एसिड साइड चेन में होता है। ये देखो CH2 का होल 4 COOH, इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड। कहीं पे CH2 का होल 4 यानी 4 कार्बन, अगर इसको हम ओपन करके देखें, चलो ओपन करते हैं, 1 2 3 4, ठीक, और 5वें पे एसिड लगा है, इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड, राइट।
ये है आपका वैलेरिक एसिड। तो अगर केमिकल नेचर की बात पूछी जाए बायोटिन की, तो 2 रिंग के फ्यूजन से बनता है। रिंग कौन सी? पहली इमिडाजोल रिंग होगी, दूसरी आपकी थायोफिन रिंग होगी, और साइड चेन में वैलेरिक एसिड की रिंग होगी। ठीक, इन 3 चीजों के फ्यूजन से, 3 चीजों के फ्यूजन से आपका बनता है विटामिन एच या बायोटिन। तो ये बात रही है कि इसके केमिकल नेचर की, राइट। तो केमिकल नेचर हो गया भाई। अब फिर फंक्शन, इससे ज्यादा कि देखो केमिकल नेचर में आपने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। बहुत ज्यादा कि हाँ किसकी रिएक्शन किससे होती, देखो बताने के लिए अनंत है। केमिस्ट्री एक सागर है, कितना भी बताते चले जाओ, लेकिन जरूरत क्या है, हमें नीड कितनी है जानने की। अननेसेसरी जितना ज्यादा घुसोगे उतना कंफ्यूजन होगा। याद करने में, आज की डेट में विटामिन B7 पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है याद हो जाएगा, लेकिन सारे विटामिन के साथ जब एग्जाम के 1 दिन पहले सब कुछ पढ़ना शुरू करोगे तो ये बहुत बड़ा भार हो जाएगा, राइट। तो इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जाम के दिन बायोकेमिस्ट्री पढ़नी ना पड़े, तभी फायदा है। ओके चलो, और बहुत देखो सिस्टमेटिक वे में मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट, कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक। और इससे ज्यादा की कोई कुछ भी कहले जरूरत नहीं है आपको। अब फंक्शन ऑफ बायोटिन या विटामिन B7 या विटामिन H की अगर बात करें, इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जहां कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है वहां पे ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। कोएंजाइम इन्वॉल्व, इसके जो कोएंजाइम है वो किस तरह की रिएक्शन करवाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसे? नए प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनाना, मींस इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड ज्यादा होती है तो बॉडी क्या भाई पहले ग्लाइकोजेनेसिस करती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है। इमरजेंसी कंडीशन हुई तो हमको एनर्जी की ज्यादा जरूरत, तो उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती। लेकिन कभी कभी अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, इनसे भी ये क्या है? नए मॉलिक्यूल है। क्या बात करें? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन किसी नए मॉलिक्यूल से, मींस जो यूजुअली ग्लूकोजेनेसिस नहीं करते, मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन वगैरह, है ना। तो इनसे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जब इमरजेंसी होती है तो बॉडी हर चीज से, चाहे लिपिड हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, हर किसी से ग्लूकोज बना लेती है। सैट्रिक एसिड साइकिल में हेल्प करता है विटामिन B7, फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। अब प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका? ल्यूसिन, फ्री डिपेंडेंट ऑफ द बायोटिन, मींस बायोटिन की मदद से यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए। हमने पहले भी जब एंजाइम चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो कोएंजाइम की तरह हेल्प करते हैं, जो एंजाइम को एक्टिवेट करने में कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, राइट। विटामिन B7 प्रमोट करता है अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपकी नर्व सेल्स, आपकी जो एक्सॉन्स होती हैं, एक्सॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती है विटामिन B7, और इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म एज वेल, मींस लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी विटामिन B7 जरूरी होता है। बायोटिन इज कॉमनली एडवाइज्ड डाइटरी सप्लीमेंट स्ट्रेंथनिंग द हेयर एंड नेल्स, है ना, या स्किन केयर। जिनके अंदर बायोटिन की कमी होती है, विटामिन B7 की कमी होती है, उनके नेल्स में शाइन नहीं होता, उनके जो हेयर्स होते हैं बहुत रूखे टाइप के, प्लास्टिक टाइप के होते हैं, इवन हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। भाई जाहिर सी बात, अगर आप हेयर्स की केयर नहीं करोगे, स्किन उनकी जो है, जैसे एक सीजन होता है कि स्किन निकलती है, लेकिन अगर B7 की कमी हो गई तो बिना सीजन के भी स्किन निकलनी शुरू हो जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब नेल्स बहुत अजीब से रूखे रूखे हो गए हैं, बाल रूखे रूखे से, स्किन बहुत निकलती है, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर जो है 2-4 दवाएं डमी टाइप की दे देगा और उसके बाद साथ में एक विटामिन B7 दे देगा, या बायोटिन दे देगा, या विटामिन H दे देगा, है ना, जिससे ठीक हो जाएगा आपका। तो क्या एग्जैक्टली रीजन पता होना चाहिए। अगर रिकमेंडेशन डेली रिक्वायरमेंट कितनी है तो 100 से 300 mg रिकमेंडेड है। किसके लिए? एडल्ट्स के लिए। बायोटिन इज नॉर्मली सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ये कहां सिंथेसाइज होता है? जो भी हम खाते हैं, भाई हमने सीधा न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया अगर बायोटिन का,
टैबलेट ले ली तो अलग केस, नहीं तो जो फूड हमारे हैं जैसे एग यॉक खाया आपने, सीरियल्स खाया आपने, ग्रेन्स खाया आपने, लिवर ली, किडनी, मींस इन सब चीजों से जब हम लेते हैं तो उनसे जो प्रिकर्सर निकलता है उस प्रिकर्सर को यूटिलाइज करता है हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है और फिर वो उससे सिंथेसाइज करता है विटामिन B7 को। बराबर। डिफिशियंसी अगर इसकी हो जाए, हमने पहले नेल्स और हेयर का एग्जांपल दे दिया, एनीमिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, सर्दी, डर्मेटाइटिस, ग्लोटाइटिस, ग्लोटिस में प्रॉब्लम बायोटिन डिफिशियंसी से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, मींस हेलुसिनेशन मींस वो सपनों की दुनिया में जो रियलिटी नहीं है उस रियलिटी, उस सपने को वो रियलिटी मान लेता है। ठीक, एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, कभी सर्च करके देखना, ये कंप्लीटली हेलुसिनेशन पे बेस्ड है, राइट। उसको हेलुसिनेशन, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक बहुत पहले मूवी आई थी, फ्लॉप मूवी थी, लेकिन हेलुसिनेशन का पॉइंट समझना है तो उस मूवी को एक बार क्लिक कर लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। मसल पेन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। डिफिशियंसी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग, क्या जिसमें डिफिशियंसी कैसे हो सकती है, अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो तो भाई इसकी सिंथेसिस कहां होती है, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है। अगर आप एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल करो जैसे कि सल्फोनामाइड लंबा यूज किया तो आपने कि जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। भाई क्यों कहा जाता है कि एंटीबायोटिक 3 दिन या हफ्ते भर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाओगे तो आपके पेट के अंदर इंटेस्टाइन में जो अच्छी आपके बैक्टीरिया हैं जो फूड को डाइजेशन के लिए और बहुत सारे विटामिन की सिंथेसिस करते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो सल्फोनामाइड अगर आप लगातार खा रहे हो, लंबे समय तक खा रहे हो किसी बीमारी के इलाज के लिए, तो वो इलाज तो करेगा लेकिन साथ ही साथ जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो विटामिन B7 की सिंथेसिस करते हैं वो भी मर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B7 की कमी हो जाएगी। या हाई कंजम्पशन ऑफ रॉ एग, अगर कोई इंसान कच्चा अंडा ज्यादा खाता है, कुछ लोग होते हैं ना अंडा फोड़ा और मुंह में डाल लिया, बहुत हेल्दी है ना, तो जो खाते हैं उनको भी डिफिशियंसी हो जाती है। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जो व्हाइट एग व्हाइट होता है, व्हाइट पोर्शन होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन एवेडिन होता है ना। वो क्या होता क्या है, बेसिकली जो एवेडिन प्रोटीन होता है किसके, एग व्हाइट के अंदर, वो बायोटिन के साथ, बायोटिन जो बैक्टीरिया ने बनाया बायोटिन के साथ बाइंड कर जाता है। अब जब बाइंड हो जाएगा तो होगा क्या, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे ब्लड में नहीं पहुंचेगा, हमारे ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो हमारे ब्लड के जो सेल्स तक हमारी न्यूट्रिशन पहुंचाता है वो न्यूट्रिशन तो पहुंचेगा लेकिन उसमें बायोटिन की कमी होगी। क्यों, क्योंकि बायोटिन तो एग व्हाइट के साथ कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर कोई इंसान 20 अंडे रोज, 20 कच्चे अंडे रोज खाता है तो उसके शरीर में बायोटिन की कमी हो जाएगी, तो उसको फिर करना क्या होगा, एडिशनली बायोटिन के कैप्सूल खाने पड़ेंगे। उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में अलग से वो चीजें खानी पड़ेंगी जिसमें रेडीमेड, भाई हमारी बॉडी का जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है उसने बायोटिन तो बनाया लेकिन वो बायोटिन एग व्हाइट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया जिससे वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो अब रेडीमेड बायोटिन ले लो तभी जो है इसकी जरूरत पूरी की जा सकती है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स डिफिशियंसी डिजीज हैं जो इन वजह से आ सकती हैं, है ना। चलो भाई फिर बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। ठीक, इसका सोर्स की बात करें तो फोलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग सब्जियां खूब खाओ, है ना, जिससे साग हो गया, स्पिनेच, कैबेज, लेडी फिंगर, यानी क्या हो गई, लेडी फिंगर भिंडी, है ना, करी हो गया, मिंट लीव्स हो गई, दाल हो गई, लाइक बंगाल ग्राम हो गया, चना, ब्लैक चना हो गया, ग्रीन चना हो गया, है ना, एग हो गया, लीवर, कोकोनट, व्हीट, व्हाइट सीरियल्स एंड मिल्क, मींस ढेर सारी चीजों में भरपूर मात्रा में, है ना, ये आयरन होता है। केमिकल नेचर की बात करें तो फोलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ टेरिडीन न्यूक्लियस, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामेट, 3 चीजों से मिलकर बना है। ठीक, टेरिडीन न्यूक्लियस की बात करें तो क्या है, ये आपका देखो ध्यान से 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी टेरिडीन। ठीक, इसमें एक देखो पिरिडीन रिंग है, ध्यान से समझो, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, देखो यार अगर केमिस्ट्री मुझसे पढ़ा है आप लोगों ने
तो ये सारे स्ट्रक्चर कुछ बड़े लगने नहीं चाहिए, है ना। सिंपल बताया, 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन कहीं भी मिल जाए बेंजीन रिंग में तो क्या है, पिरिडीन है। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में NH2 लगा दो, ठीक। फिर इस तरह की एक रिंग ऊपर और सबसे बॉटम पे नाइट्रोजन लगा दो और ये इस पोजीशन पे OH लगा दो। ये क्या हो गया भाई, 4 अमीनो टेरिडीन, है ना, 4 अमीनो टेरिडीन हो गया, राइट। चलो भाई, ये हो गया 4 अमीनो टेरिडीन, 2 अमीनो, है ना, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी। देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 इस तरह से। तो दूसरी पोजीशन पे अमीनो है तो क्या हो जाएगा, दूसरी पोजीशन पे 2 अमीनो और चौथी पोजीशन पे OH है तो 4 हाइड्रोक्सी और इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, टेरिडीन, है ना। तो 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी टेरिडीन हो गया। इसके बाद इन दोनों का जो कनेक्शन है किससे है, अमीन ग्रुप से, अमीन ग्रुप से। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड अलग से बना के देख लो भाई, ये हो गया COOH। इसकी ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा दिया। ये हो गया पाबा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखो, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन हो गई पहली, तो ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई पैरा, सॉरी मेटा, और ये हो गई पैरा। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ये हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। तो कुल मिला के ये पूरा बन गया फोलिक एसिड यानी विटामिन B9। इसमें क्या क्या मिल गया, इसमें मिल गया 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी टेरिडीन, है ना, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी टेरिडीन मिल गया आपको, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मिल गया आपको, और ग्लूटामिक एसिड मिल गया, राइट। तो ये 3 चीज से मिलकर बना विटामिन B9, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, ठीक। फंक्शन की बात करें, परफॉर्म द बॉडी फंक्शन, बहुत सारे कोएंजाइम्स की हेल्पफुल फॉर्मेशन ऑफ, भाई आयरन है किसमें, हमारे ब्लड फॉर्मेशन में, है ना। पेंटोथेनिक एसिड इज कंबाइनिंग विद बायोटिन इन लीवर, इसी की मदद से पेंटोथेनिक एसिड बायोटिन के साथ लीवर में कंबाइंड होता है ताकि आगे चल के रिएक्शंस में हेल्प कर सके। मोर हंगर ड्यू टू इट्स यूज, जब भी आप आयरन खाओ देखो भूख बढ़ जाती है। डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ फोलिक एसिड, क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड, इसीलिए देखो प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर आयरन पहले चला देते हैं, कैल्शियम उसके बाद में चलाते हैं। अगर कम हो गया तो वो फीमेल को एनीमिया हो सकता है, अगर उसको एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई, तो उसके बच्चे को ब्लड की कमी हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर फोलिक एसिड की कमी है, इसीलिए स्टार्टिंग मंथ से फोलिक एसिड यानी आयरन चालू कर देते हैं। अगर आयरन की कमी हो गई तो एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। एबॉर्शन में भी टेक्स प्लेस इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड, इसीलिए जैसे ही कंसीविंग होती है बच्चे की, वैसे ही जब डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर जो है एक एक गोली आयरन की लिख देते हैं, है ना। दूसरा, अगर किसी तरह से आयरन की कमी हो गई तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मींस दिमागी तौर पे बच्चा कमजोर हो जाता है, चीजें भूलना शुरू कर देता है, इरिटेशन होने लगती है इनकी डिफिशियंसी से। दूसरी बात करें, ड्यू टू इट्स गैस फॉर्मेशन, फीमेल्स में, इसमें फीमेल्स हो या मेल्स हो, जिसकी बॉडी में भी अगर कमी है तो गैस का फॉर्मेशन होगा, और गैस अगर पास बराबर नहीं होती है तो वही डायरिया में कन्वर्ट हो जाती है। डायरिया में कन्वर्ट हो जाती है तो डायरिया हो सकता है फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से। ड्यू टू इट्स मोर डिफिशियंसी स्टेट इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस चिल्ड्रन स्टेरिलिटी इज डेवलप्ड। मींस अगर इसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाए बच्चों में तो स्टेरिलिटी हो सकती है, बच्चे फर्टाइल नहीं होंगे, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है ना। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, बच्चों के केस में 0.1 mg डेली, चिल्ड्रन के केस में, इन्फेंट में 0.1 mg, चिल्ड्रन के केस में 0.2 mg, एडल्ट के केस में 0.4 mg, वहीं प्रेग्नेंट वुमेन है तो जस्ट डबल 0.8 mg डेली रिक्वायरमेंट फोलिक एसिड की होती है। नेक्स्ट बात करें विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल का इस्तेमाल होता है, कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग मेटल के साथ होती है, कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग मेटल के साथ होती है। विटामिन B12 आल्सो नोन एज एंटी परनीसियस एनीमिया, मींस परनीसियस एनीमिया को दूर करने के लिए विटामिन B12 दिया जाता है।
यूनिक विटामिन सिंथेसाइज्ड ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय एनिमल एंड प्लांट। सिर्फ और सिर्फ इसको हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वही सिंथेसाइज करता है, डायरेक्टली किसी एनिमल से, डायरेक्टली किसी प्लांट से, मतलब वो अपने अंदर सिंथेसाइज नहीं करता। इट इज अ वेरी नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मींस सी मेटल बॉन्ड, कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। इट इज द ओनली वन विटामिन, याद रहे, राइट, ओनली विटामिन दैट कंटेन्स मेटल। दूसरा, डाइटरी सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स क्या है? एनिमल ओरिजिन द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12। B12 द रिच सोर्स, लीवर, किडनी, मिल्क, कर्ड। अब ये सब खाओगे तो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करेगा साइनोकोबालामिन को। कर्ड इज बेटर सोर्स देन मिल्क। ऑब्वियसली हर मामले में कर्ड में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में? दूध के कंपैरिजन, मिल्क के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि कर्ड क्या हो जाता है? कर्ड में कर्डलिंग हो जाती है, मींस वो फर्मेंट हो जाता है दूध एक तरह से, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है वो कर्ड में, दही में ज्यादा होते हैं, इसलिए दही ज्यादा हेल्दी होता है। और अगर बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया साइनोकोबालामिन की सिंथेसिस करेंगे। ओके, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे? ये साइनोकोबालामिन की सिंथेसिस करते हैं। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है 1956 में डिजाइन हुआ था और डोरोथी क्रोफुड हॉडकिंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेटा दिया था साइनोकोबालामिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आउटलाइन में आपको बता देता हूं, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके लेवल पे ये स्ट्रक्चर, आपके लेवल छोड़ो, बी फार्मा एम फार्मा के लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको याद कर पाना। केमिस्ट्री बात की जाए B12 की, भाई केमिकल नेचर हमको देखना है। ओनली विटामिन इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये अकेला विटामिन जिसका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एम्पिरिकल फॉर्मूला याद कर लो, मैं बताता हूं क्या क्या याद करना। साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं C63, H88, N14, O14, P और कोबाल्ट। C63, H88, नाइट्रोजन भी 14 है और ऑक्सीजन भी 14 है, फिर P और कोबाल्ट। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल दो या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। इट इज वेरी नेचुरल अकरिंग द ऑर्गन मेटेलिक कंपाउंड यानी सी मेटल बॉन्ड। B12, अब देखो इसमें होता क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है B12 का बेस्ड ऑन कोरिन रिंग। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, देखो मैं रेड कलर से आपकी मार्किंग किए दे रहा हूं। ये एक रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं कोरिन रिंग। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। कोरिन रिंग ये काफी हद तक सिमिलर होती है पोरफायरिन रिंग, जो कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पोरफायरिन रिंग होती है। बट एग्जैक्टली ये पोरफायरिन रिंग नहीं है, ये कोरिन रिंग है। ध्यान रहे, अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 में कोरिन रिंग होती है या पोरफायरिन रिंग होती है, तो पोरफायरिन रिंग होती है हीम में, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, आयरन वाला पार्ट है, उसमें होती है। यहां पे कोरिन रिंग है, ये पोरफायरिन के सिमिलर होती है, बट ये रिंग कौन सी? कोरिन रिंग है, राइट। ओके, सेंट्रल में इसके क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ध्यान से देखो, सेंट्रल में इसके कोबाल्ट होता है। देखो मैं इधर आ जाता हूं, सेंट्रल में इसके क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अब कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के जो चारों तरफ है वो पायरोल रिंग होती है, 4 पायरोल रिंग से घिरा है। देखो ध्यान से, एक पायरोल रिंग ये है, दूसरी पायरोल रिंग ये है, और तीसरी पायरोल रिंग ये है, और चौथी पायरोल रिंग ये है। जितने भी नाइट्रोजन है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? जितने भी नाइट्रोजन है चारों इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रहे, क्या है? जितने भी हैं वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखो मैं स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूं, स्ट्रक्चर बना पाओगे ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी के लिए भी बता रहा हूं, तो फालतू का बहुत ज्यादा नहीं, बहुत समझ में आए तो देखो ये जो कोरिन रिंग है इतना समझ लेना, लेकिन स्ट्रक्चर को डिटेलिंग तो की जा सकती है, बताया तो जा सकता है कि भाई पोरफायरिन, 4 पोरफायरिन रिंग होते हैं। सेंट्रल में जो मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है, जो
पायरॉल होते हैं, जो 4 पायरॉल होते हैं, वो किसके साथ, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर को समझ लो, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 कंसिस्ट ऑफ काहे से, कोरिन रिंग विद सेंट्रल एटम कौन सा, कोबाल्ट। ठीक, कोरिन रिंग हमने बताया ये जो रेड कलर की है। ओके, चलो इधर दूर से समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से, है ना, सामने नहीं आऊंगा। ठीक है, ओके चलो भाई। तो देखो कोरिन रिंग क्या है, कहां गया, कोरिन रिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैसा, हमने ना टेट्रा पायरॉल रिंग, कैसे, टेट्रा पायरॉल मतलब 4 पायरॉल, 1 2 3 4, 4 पायरॉल रिंग है, पहले बात कर चुके इसके। स्ट्रक्चर फाउंड अदर पोरफायरिन रिंग कंपाउंड, ये 4 पायरॉल रिंग वहां पे भी होते हैं, जैसे किसमें, पोरफायरिन रिंग में, है ना, जिसमें हीम था, वहां पे सेंट्रल एटम क्या था, Fe था। एंड क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या था, मैग्नीशियम था, है ना भाई, सिंपल सी बात समझो, हीम में क्या था, आयरन था, क्लोरोफिल में क्या था, मैग्नीशियम था। कोरिन रिंग हैज 4 पायरॉल जस्ट लाइक पोरफायरिन, 4 पायरॉल जैसे पोरफायरिन में थे वैसे ही आपके कोरिन रिंग में भी हैं, वही चारों पायरॉल हमने आपको बताया यहां पे, है ना भाई। ध्यान से देखो, एक पायरॉल रिंग E1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 क्या है, 4 पायरॉल रिंग है। ठीक इसी तरह से पोरफायरिन रिंग में होते हैं। ओके, अब एक चीज और ध्यान से समझो, इधर पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ध्यान से, कॉम्प्लेक्स साइड चेन में देखो, एक इसमें फास्फेट ग्रुप हो गया, एक इसमें सुगर हो गया, एक इसमें नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस सीधा कोबाल्ट के साथ, नाइट्रोजनस बेस का जो नाइट्रोजन है सीधे, ध्यान से देखो, ये कोबाल्ट के साथ अपना एक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी कोबाल्ट से एक R निकला हुआ है, R वेरिएंट ग्रुप। इसी ग्रुप के बाद ये ग्रुप जैसा होगा, इस पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसी के बेस पे इस साइनोकोबालामिन का नाम बदल जाएगा। इस R पे अगर CN ग्रुप लगा है, इस ध्यान से देखो, इस R पे CN ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे साइनोकोबालामिन। ठीक, इसी R पे अगर OH लगा है, OH लगा है तो इसी को बोलेंगे हाइड्रोक्सीकोबालामिन। मतलब इस R पे अगर CN लग जाए तो साइनोकोबालामिन, इसी R पे OH लग जाए तो हाइड्रोक्सीकोबालामिन, इसी R पे अगर CH3 लग जाए तो मिथाइल कोबालामिन। मींस इस R की पोजीशन कोबाल्ट से जो कनेक्टेड है आपका R, उस पे जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा, जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, उस सब्स्टिट्यूशन के आधार पे इस विटामिन B12 का नाम चेंज हो जाएगा। तो जब CN लगता है साइनोकोबालामिन, तब इसका नाम होता है विटामिन B12। तो देखो ध्यान से, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पहला पॉइंट है कि एक कोरिन रिंग होती है, क्या रहता है, कोरिन रिंग होती है। दूसरे पॉइंट में 4 पायरॉल होते हैं, 4 पायरॉल रिंग होते हैं जो सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं, किससे, कोबाल्ट से। कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल होता है, और जो पायरॉल के नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक, अगर R पे जो CN लगाया तो साइनोकोबालामिन, OH लगाया तो हाइड्रोक्सीकोबालामिन, मिथाइल लगाया तो मिथाइल कोबालामिन। जो साइड चेन होती है, साइड चेन में फास्फेट, सुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। इस नाइट्रोजनस बेस का भी नाइट्रोजन क्या, कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और साइड में जो आपके पायरॉल्स होते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, क्या, इनमें हाईली सब्स्टिट्यूशन होता है साइड में। लेकिन जो मेन रिंग थी वो यही है जो मैंने आपको समझाई, इतना समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी कोशिश करो ये स्ट्रक्चर याद करने की या बनाने की, क्योंकि ऐसी कोई भी कोशिश कहना ठीक नहीं है। फंक्शन की बात करें, विटामिन B12 बहुत ही नीड होती है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन A के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर विटामिन B12 नहीं है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, विटामिन A का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यह हेल्प करता है RBC के फॉर्मेशन में। अगर किसी को डिमेंशिया हो गया है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, उसको भी कम करने में, रिड्यूस करने में, यानी स्ट्रेस रिड्यूस करने में। B12 प्रेजेंट एनिमल सोर्स किसमें, डाइटरी प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, दही हो गया, एग हो गया, है ना। B12 की डिफिशियंसी से एनीमिया, नर्वसनेस, ट्रिमर, डिमेंशिया, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। डिफिशियंसी
ओल्ड पीपल अगर जो कि सही से खाना नहीं खाते तो बूढ़े लोगों में भी इस तरह की डिफिशियंसी होती है। विटामिन B12 का अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें कोएंजाइम, तो विटामिन B12 कोएंजाइम आर कॉल्ड कोबामाइड। क्या बात करें, कोएंजाइम कौन सा है, कोएंजाइम बात करें कोबामाइड, यानी कोफैक्टर बात करें साइनोकोबालामिन का क्या होगा, दैट इज कोबामाइड। ओके, मेथाइल कोबालामिन इज कोएंजाइम मेथियोनिन या मेथियोनिन सिंथेज। विटामिन B12 इफेक्टिव होता है लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा हीमोसिस्टीन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हीमोसिस्टीन को डिक्रीज करने में पेशेंट में यह हेल्प करता है विटामिन B12, या इसको हम बोले साइनोकोबालामिन। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, बहुत सारी डिफिशियंसी हैं। पैरा एनेस्थेटिक, नंबनेस हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, किसमें हाथ और पैर में झुंझुनाहट सी होती है जिसको बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन होता है, गैस्ट्रोट्रॉफी हो सकती है, माल एब्जॉर्प्शन होता है, मींस खाते तो आप हो लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा तो आपकी बॉडी में चीजें लगेंगी नहीं, है ना। ग्लोटाइटिस हो सकता है, यानी सोर थ्रोट हो सकता है, सोर टंग हो सकती है ना। विटामिन B12 डिफिशियंसी इंट्रिंसिक फैक्टर जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया, इसीलिए एंटी पर्नीशियस विटामिन भी इसको बोलते हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो बहुत थोड़ी सी रिकमेंडेशन है, 3 से 4 माइक्रोग्राम एक दिन में इसको आपको सिर्फ लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन था। लास्ट बात करते हैं विटामिन C जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब हर खट्टी चीज, हर वो चीज जिसको खा के सी की सीटी बजे, जैसे मिर्ची खाते हो, है ना, मिर्ची खाते हो तो बड़ी तीखी होती, सी आती है, तो उसमें भी विटामिन C। बाकी कोरिएंडर, धनिया में विटामिन C, एमरंथस लीफ में, गुआवा में, आंवला में, कैबेज में, फ्रूट लाइक लेमन, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, चाहे आपका पॉमग्रेनेट हो, चाहे आपका ऑरेंज हो, है ना, पाइनएप्पल हो, मैंगो हो, टोमेटो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, सब में खूब मात्रा में, भरपूर मात्रा में। लेमन हो गया, घर पे यूजुअली यूज होता है ना। केमिकल नेचर की बात करें, शुगर इज ऑल्सो नोन एज हेक्सयूरोनिक एसिड। हेक्सयूरोनिक एसिड 1 2 3 4 5 6 कार्बन से हेक्सयूरोनिक एसिड, ठीक। इट अकर्स टू फॉर्म एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। एक ऑक्सीडेटिव फॉर्म है, एक रिडक्शन फॉर्म है, तो दोनों इंटर कन्वर्जन होता रहता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये विटामिन C का स्ट्रक्चर है, एक सुगर मॉलिक्यूल है। ये ध्यान से इसको देख लो, कैसे बनाओगे, 6 कार्बन, सीधे सीधे से 6 कार्बन बना लो, 4 5 और ये 6 हो गए, 6 हो गए। सबसे ऊपर वाले पे OH जोड़ दो और ये CH2 हो गया, ये CHOH हो गया, ठीक। फिर CHOH होने के बाद इससे पहले वाले ये चार को कंबाइन कर दो लाइक दिस। इस तरह से H लगेगा, ये C डबल बॉन्ड हो, बीच वाले दोनों में OH लगा दो, बीच वाले दोनों में OH लगा दो, ठीक। ध्यान से देखो, ये रिंग जो है, ये रिंग सिमिलर है एग्जैक्टली इस रिंग के। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। देखो यहां पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 बचे ये 2 कार्बन, और ये 2 कार्बन कहां हैं, ये 2 कार्बन ये वाले हैं, तो दोनों लगभग वेरी मच सिमिलर, ठीक। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड जिसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो C6H8 और O6, C6 ध्यान रहे, C6H8O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इंपेरिकल फॉर्मूले, ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ कहानी नहीं, जिसने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है उसके लिए चुटकियों का खेल है ना। फंक्शन की बात करें, लॉट ऑफ फंक्शन, बहुत फंक्शन होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मींस लोगों को बूढ़ा नहीं होने देती, है ना। जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते हैं उनसे बॉडी को बचाती है। कैरोटीन्स हो गया, विटामिन E, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, डायटरी ओरिजिन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट करती है इनको ऑक्सीडेशन से, है ना। रिक्वायर फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, प्रोलीन और लाइसिन के हाइड्रोक्सिलेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है विटामिन C। रिक्वायर्ड प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, अगर विटामिन C की कमी से हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो गम्स वगैरह होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इवन उसमें ब्लड भी कई बार आ जाता है ना। तो बोन और टीथ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए विटामिन C की जरूरत है।
बॉडी में स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस, कैटाकोलामिन की सिंथेसिस, बाइल एसिड की सिंथेसिस भी विटामिन सी की हेल्प से होती है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड से होती है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामिन, स्टेरॉइड, सिंथेसिस ऑफ बाइल, ये सब किसकी मदद से? एस्कॉर्बिक एसिड। इवन ये फेरस, जो फेरिक है, फेरिक को फेरस फॉर्म में स्टेबल रहे, बार बार फेरिक में ना चेंज हो जाए, इसके लिए भी एस्कॉर्बिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, अगर कम हो गई बॉडी में तो सबसे पहले तो स्कर्वी रोग हो जाता है, हीमोरॉइड्स हो जाते हैं इनसाइड द थाई एंड काफ या फोर आर्म मसल में क्या होते हैं? बड़े बड़े से दाने निकल आते हैं। विटामिन सी की कमी से बॉडी में पिंपल्स बहुत सारे होते हैं, फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं शरीर में, जिनको उनके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। जनरली वीकनेस, स्वोलन जॉइंट में स्वेलिंग, गम्स, टीथ लूज हो जाते हैं, बोन फ्रेजिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी हो जाती है, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, पर्सन जल्दी जल्दी बीमार होता है। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। जो विटामिन सी कहते हैं ना कि नींबू का सेवन खूब करो, कोविड टाइम पे भी ये खूब बोला गया था नींबू का सेवन, क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, छोटी मोटी चीजों से बॉडी को के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकती है। अगर बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम होगा तो चीजें, भाई खाना है खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? उनमें जो चीजें हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अगर उनका ऑक्सीडेशन फ्रिज में रख दो तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होती हैं, देर से होती है। फ्रिज में रख के हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ठंडक है, बहुत ज्यादा ठंडक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। तो अगर बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन आप रोक लो तो जो बॉडी जो डेड होती हैं वो डेड होना बंद हो जाएंगी। इंसान की जो उम्र जल्दी हो जाती है, केवल एंटीऑक्सीडेंट मींस बॉडी की एजिंग अगर रोकनी है कि इंसान बूढ़ा ना हो, तो सिर्फ इस चीज पे वर्क कर ले कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर का रोक दिया जाए अगर, तो क्या होगा? इंसान बूढ़ा होना बंद हो जाएगा। रिकमेंडेड डेली डोज काफी ज्यादा है, 60 से 80 mg पर डे। इसको डेली लेना रहता है विटामिन सी को। इस तरह से विटामिन टॉपिक कंप्लीट खत्म हो गया। अगर कहीं कोई एक आधा टॉपिक इसमें रहा, वैसे तो कुछ नहीं है, अगर फिर भी तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें कवर कर दूंगा। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मेटाबॉलिज्म चालू करेंगे।